नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। ज्ञानवापी विवाद को लेकर देश में महाभारत मचा हुआ है और अब इस बीच एक देश एक कानून की मांग उठने लगी है। एक बार फिर समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बहस तेज हो चुकी है। लाउड स्पीकर पर आजान वर्सेस हनुमान चालीसा करने वाले राज ठाकरे ने अब केंद्र सरकार के सामने नई मांग रख दी। राज ठाकरे ने आज पुणे में रैली की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द देश में कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं राज ठाकरे ने कहा क्या है। की माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती आहे की या देशामध्ये त्यांनी लवकरात लवकर समान नागरी कायदा आणावा। या देशाची लोकसंख्या नियंत्रणासाठी म्हणून नवीन अजून एक कायदा आणावा। आणि माझी तिसरी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या औरंगाबादचं लवकरात लवकर संभाजीनगर हे तुम्ही नामांतर लगेच करून टाका। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो आज उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने जा रहे हैं। धामी ने साफ कहा है कि उन्होंने सरकार बनते ही तैयारी पूरी कर ली है। देश में बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, लेकिन विरोधी पार्टियां जो हैं और साथ ही साथ मुस्लिम धर्मगुरु एक देश एक कानून के खिलाफ हैं। पहले आपको सुनाते हैं किसने कॉमन सिविल कोड पर क्या कहा, किसने समर्थन किया, किसने किया विरोध। हमने उसकी शुरुआत कर दी है। हमारी नई सरकार बनी है और नई सरकार बनते ही हमने जो है सर्वसम्मति से ये पारित कर दिया हमारे मंत्रिमंडल ने। और हम सवाल पब्लिका में आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो क्वाड की बैठक के लिए जापान जा रहे हैं, टोक्यो उन्हें जाना है और उनका ये दौरा कई मायनों में विशेष रहने वाला है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो तो जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक जिस तरह से अभी आर्थिक स्थिति है उसको भी ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और पीएम मोदी टोक्यो के लिए रवाना होने से पहले, ये तस्वीर आप देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो रवाना होने से पहले भी ट्वीट किया था और अपनी इस पूरी यात्रा, इस पूरे दौरे को लेकर काफी आशान्वित, काफी उत्साहित हैं, ये उन्होंने कहा था। और अब ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी जापान दौरे पर जा रहे हैं। जापान दौरे का उनका यह अपने आप का बहुत विशेष दौरा रहने वाला है। क्वाड समिट में वो हिस्सा लेंगे। करीब 40 घंटों का उनका ये पूरा दौरा रहेगा। इस बीच 23 मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे। एक के बाद एक अलग महत्वपूर्ण ये बैठकें रहने वाली हैं। 23 और 24 मई को जापान की प्रधानमंत्री की यात्रा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और आइए अब एक बार फिर से बात करते हैं कॉमन सिविल कोड की। जी हां, कॉमन सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है। किसने क्या कहा वो सुनिए। हमने उसकी शुरुआत कर दी है। हमारी नई सरकार बनी है और नई सरकार बनते ही हमने जो है सर्वसम्मति से ये पारित कर दिया हमारे मंत्रिमंडल ने हमने कि हम सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। उसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं और वो कमेटी होगी, विधि विशेषज्ञ उसमें होंगे और जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो होंगे। उन सभी को मिलाकर वो कमेटी जो ड्राफ्ट तैयार करेगी, उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड सरकार लागू करेगी। और जहाँ तक रही केंद्र की बात, तो केंद्रीय गृह मंत्री जी भी बार बार इसके बारे में कह चुके हैं कि उन्होंने भी अपनी मंशा जाहिर की है और हम तो लागू कर ही रहे हैं। हमने इसके लिए तैयारी कर ली है और हम चाहते हैं कि देश के अन्य राज्य भी इसको लागू करें। बड़े गर्व के साथ कहता हूं, गोवा लिबरेशन से लेके यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते आ रहा है। चाहे हमारी चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की थी, तभी भी उसके बारे में सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशंस हुआ था। और पुष्कर सिंह धामी हो या बाकी जो पर्सनली इसके बारे में हमेशा के लिए डिस्कशंस करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा में है लिबरेशन से के आज तक हम फॉलो करते हैं,
मुझे लगता है कि बाकी राज्य में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए मुसलमान समाज का बेटियों का उत्थान के लिए। ये बात एकदम, आप अगर इतना आप सेकुलर है, इतना आप लिबरल है और इतना आप लोहिया का बात बोलता है, राम मनोहर लोहिया या जो भी हमारा देश का जो देश बनाया था वो व्यक्ति का आप आदर्श का अनुसरण का बात करते हैं, लेकिन अब मुसलमान बेटियों को न्याय नहीं दिला सकता है तो हो नहीं सकता है। सो तलाक से मोदी जी ने शुरुआत किया था, एम्पावरिंग मुसलमान गर्ल्स, और यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी ए वेरी बिग स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो आपने देखा आखिर किसने क्या कहा। कॉमन सिविल कोड पर हम बहस शुरू करें, लेकिन उससे पहले इस कानून को आपको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कॉमन सिविल कोड देश के हर नागरिक के लिए क्यों जरूरी है। कॉमन सिविल कोड क्या है? दरअसल एक समान कानून नागरिक किसी की धर्म या जाति का क्यों ना हो। फिलहाल अलग अलग मजहबों के अलग पर्सनल लॉ जो है वो नजर आते हैं। अगर यूसीसी की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा, ये एक इसका स्वरूप है। जैसा मैं आपको बता रही हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। दरअसल देश के हर नागरिक के लिए एक ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो। नागरिक किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, लेकिन कानून उसके लिए एक ही जैसा होगा। यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिलहाल अलग अलग मजहबों के अलग अलग पर्सनल लॉ जरूर है, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो ये सभी उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। यूसीसी से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा। जैसा मैं आपको बता रही, यूसीसी का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एक रूपता, एक यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी और इसी की मांग की जा रही है। हर धर्म के कानूनों में सुधार और एक रूपता आ सकेगी, यानी कि आप ये मान के चलिए कि किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, लेकिन उसके लिए कानून एक होगा। यूसीसी का अर्थ धर्म से अलग एक निष्पक्ष कानून है। धर्म से ऊपर उठकर संविधान में भी इसका जिक्र है। लगातार इसको लेकर लागू करने की बात कही जा रही है। आपको हम ये भी बताते हैं कि आखिर देश में इसकी जरूरत क्यों है, जिसको लेकर इतनी चर्चा है। दरअसल महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की मांग करते हुए इसकी जरूरत दर्शाई जाती है। जो संवेदनशील वर्ग है उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूसीसी की लगातार मांग हो रही है। देश में एकता और राष्ट्रीय भावना को इससे बल मिलेगा, ये भी बात कही जा रही है। जो तमाम मुद्दे हैं उससे संबंधित जटिल कानूनों में भी अब सरलता आएगी अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो। वहीं इसके अलावा धर्म और पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को भी बढ़ावा मिलेगा, ये भी बात इसकी मांग के साथ में की जा रही है। वर्तमान में जो मौजूदा हालात है, सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त होंगे। चाहे बात लैंगिक पक्षपात की हो, ऐसी समस्याओं से भी आसानी से निपटा जा सकेगा और एक रूपता कानून के रूप में साफ तौर से नजर आ सकेगी अगर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है। और यही वजह है कि समय समय पर इसकी मांग लगातार की जाती रही है। एक तरफ देश में एक देश एक कानून लाने की बात हो रही है तो इसका पुरजोर विरोध भी जमकर हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इस कानून के सीधे खिलाफ है। कई राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी हैं जो इसका खुलकर विरोध कर रही हैं। इस कानून के विरोध में दलील अलग अलग दी जा रही है। दलील ये दी जा रही है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कड़ी आपत्ति इस पर है। यूसीसी से मुस्लिम अधिकारों का हनन होगा, ये भी एक दलील दी जा रही है। मुसलमानों से 3 शादियों का अधिकार छिन जाएगा, ये भी एक दलील दी जा रही है। तलाक के लिए कानून के जरिए जाना होगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय इसमें साबित होता है। शरीयत के हिसाब से जो जायदाद है उसका बंटवारा नहीं हो सकेगा, ये एक प्रमुख बिंदु है जिसको लेकर जो इसका विरोध है वो भी नजर आता है। अलग अलग तरह से इसको लेकर जो विरोध देखने को मिल रहा है, इन तमाम दलीलों के साथ में विरोध किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल पब्लिक का में आज सवाल यही है कि ज्ञानवापी के बाद में अब क्या समान नागरिक संहिता
का मुद्दा अब जोर पकड़ता नजर आता है। यूसीसी की जो मांग उठी है, क्या उसका फाइनल समाधान अब होगा, ये भी एक अहम सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या जिस तरह से विरोध हो रहा है उससे यूसीसी से डर लगता है। अगर डरता है तो कौन है जो डर रहा है, आखिर कौन कौन तैयार है, किस किस का इनकार है, कौन कौन इसके समर्थन में है। एक देश एक प्रधान तो एक विधान क्यों नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। ये वो तमाम सवाल जो आज हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए मेरे साथ में एक बड़ा पैनल मौजूद है। 3 साथी, 3 गेस्ट मेरे साथ में इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, और स्टूडियो के बाहर से भी मेरे साथ में जो लोग मौजूद हैं उनसे मिलवा देते हैं। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी इस समय मेरे साथ में है, शिवम त्यागी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जय भगवान गोयल हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी मेरे साथ में मौजूद हैं, पवन राव अंबेडकर जो कि AIMIM के प्रवक्ता है वो भी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, अफसर अली वारसी जो नेता है कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ में जुड़ रखे हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मौलाना अलीमुद्दीन अजदी इस्लामिक स्कॉलर एक मेरे साथ में स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है मैं मौलाना अजदी आप ही से करना चाहूंगी कि अगर एक देश एक प्रधान है तो एक विधान क्यों नहीं होना चाहिए, जिसकी मांग लगातार उठ रही है। देखिए नैना जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, हर की अपनी अपनी खुशबू है, अपनी अपनी बनावट है, इसलिए यहाँ डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी में एक राज, एक संविधान, एक कानून नहीं चल सकता। हिंदुओं का मुस्लिम पर्सनला अलग है, वो सॉरी हिंदुओं का जो है पर्सनला अलग है, मुसलमानों का पर्सनला अलग है, जैनियों का अलग है। अरे उनके जो कानून है हम उसको पर्सनला कहते हैं, उनका कानून अलग है। कौन सा मैं बता रहा हूँ ना, जैनियों में अलग है, ईसाइयों में अलग है, हाँ। बुद्धिस्टों में अलग है, यहूदियों में अलग है, हाँ। और मुसलमानों का अलग है। हाँ। आप सबको एक सम्मान, एक संविधान बनाएंगी जब कानून हमारा एक है। हाँ। तो क्या आवश्यकता पड़ गई है आपको लाने की कौमी, इसीलिए तो एक साथ लाने के लिए बात कही जा रही है कि अलग अलग क्यों? जब अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ, ब्रिटिश राज में नहीं हुआ, तो आज कैसे ऐसा हो जाएगा ना। जब यहाँ मुगल राज था उस टाइम भी आजादी थी, तो इसलिए ये चीज जो असंभव है नहीं है उसको असंभव दिक्कत क्या है मौलाना अज़दी? इसमें यह है कि मुसलमानों के जो अधिकार है, मुसलमानों का जो कानून शरिया वो उससे मुतासिर होगा, वो हम नहीं चाहते। जो हमारा कुरान कहता है हम उस पर अमल करेंगे, हम उसी के रास्ते चले गए। यही बात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कही है, वो गलत नहीं कही, बिल्कुल ठीक कही है। मुस्लिम महिलाएं भी इस तरह के कानून के समर्थन में रहती हैं, बल्कि कई तो ऐसी जो दबी जुबान से इस बात को स्वीकार करती हैं। उनकी तादाद कितनी है हम देखिए, 35 करोड़ है। 35 करोड़ में से अगर जो है 10-12 हजार महिलाओं को दूसरा पक्ष इकट्ठा करके सामने लाके खड़ा कर दे डिफेंस के लिए, और वो जो 35 करोड़ है उनका क्या होगा? ठीक है, आपको आदर सम्मान करना होगा 35 करोड़ लोगों का, ना कि इन महिलाओं का जो जिनकी तादाद 30, 40, 50 से ज्यादा नहीं है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली टिप्पणी है, ये बड़ी हैरान कर देने वाली टिप्पणी। मौलाना अजीज साहब, आपको सारी मुस्लिम बहनें सुन रही होंगी और आपकी इस बात को लेकर मुझे लगता है बड़ी नाराज, बड़ी निराश भी हुई होंगी, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद रखती होंगी। वो शरीयत में जो काम है हमारी मुस्लिम महिलाएं उसका आदर करती है, सम्मान करती है। और जो 4-5 लोग हैं, 10-12 लोग हैं जिन्होंने संगठन बना रखा है, उनकी हमें परवाह नहीं है। वो तो हर जमाने में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये गुलदस्ता, फूल, ये खुशबू, ये बहुत हो चुका। हिंदुस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट बना 1955 में, सब फॉलो कर रहे हैं। उससे पहले सती प्रथा थी, कुछ लोग आए, राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने चीजें चेंज की। कब तक आप ये 18वीं सदी में जीते रहेंगे? 1869 में क्रिश्चियंस के लिए एक एक्ट आ गया, वो सब ठीक है। उसके बाद डिवोर्स के लिए सबकी अपनी अपनी तरंग धाराएं हैं, उसमें सब कुछ ठीक है। आपको सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये स्पेसिफिकली इतना ज्यादा बेहतरी क्यों दी जाए? आपको लग्जरी क्यों चाहिए? और आपने क्या कहा? लग्जरी है ये, सुनिए ना, आप चिल्लाइए नहीं, अभी सुनिए जरा। पहली बात, 3 शादियां नहीं कर सकते औरतें, महिलाएं जो हैं वो कोई वस्तु नहीं है कि मैंने किया तलाक तलाक तलाक। एक हिंदू को शादी करके अगर तलाक लेना है, बेचारे की सारी जिंदगी लग जाती है।
कोर्ट में जाते जाते, क्योंकि उस महिला के अधिकार है। आपने क्या करना है, हमदर्दी से तलाक शरीयत तलाक में तलाक लगती और है। तलाक तय हो गई, मामलों में नहीं फिर लगती चिल्लाना आपको। शुरू। नहीं, अरे लेकिन 15 सेकंड तो देख लीजिए, 15 सेकंड और उसमें नहीं लगती 15 आपको। सेकंड सुन लीजिए। और दूसरी बात, 50 महिला क्या, अगर एक महिला भी इस देश में हिंदू मुस्लिम कोई भी परेशान है और वो अपनी आवाज उठाना चाहती है, देश के सामने रखती है, तो मुझे लगता है उसका भी निवारण किया जाना चाहिए। लेकिन मौलाना अज़दी, अभी आपने निवारण अलग संविधान चीज की है। बात कही, मौलाना कानून अज़दी, अलग अगर चीज आपने है। संविधान की बात कही तो संविधान जो कानून देता है आप उसे मानते कहां है? अगर यूसीसी अगर लागू होगा वो भी संविधान के अरे वो अंतर्गत बनेगा ना होगा। नया कानून, क्यों मानेंगे हम नया तो विरोध कानून क्यों को? कर रहे हैं? लेकिन जो शरीयत कानून है आप उसको मान रहे हैं, आप उसमें संविधान कहां ले आते हैं? बाबा साहेब भीमराव प्रॉब्लम है ना, जो आइन लिखा है, जो दस्तूर बनाया है, देखिए, उस पर हम मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जब किसी पर्टिकुलर धर्म को 70 सालों तक बहुत ही अच्छे तरीके से अपीज किया गया हो, तुष्टीकरण किया गया हो, और फिर उनसे जो उनकी जो लग्जरी है, उनकी जो सहूलियत है वो छीनी जाती है, तो दर्द होना तो तय है। मौलाना साहब को तलाक 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 कहते हैं, तलाक मिल जाता है, 3 शादियां हो जाती हैं, तो दर्द क्यों नहीं होगा? 70 साल लेकिन आपको आप सोते रहे ना, अगर कुरीति 700 साल पुरानी भी है ना, तो वो भी बदली जाएगी, वो भी बदली जाएगी। 7000 साल पुरानी है, वो भी लेकिन बदली जाएगी। मौलाना इसी सदी का भारत है। लेकिन मौलाना अज़दी, कुंभकर्ण की नींव कौन सो रहा है? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कम भी नहीं चाहिए। कानून सबके लिए एक बराबर, शादी एक बराबर, तलाक एक बराबर, हैसियत एक बराबर, सब कुछ एक बराबर। क्या दिक्कत है आपको? जो सम्मान है वो रहेगा, कौन उसको चैलेंज तो कर रहा है? आपको भी कोई मना नहीं कर रहा, आप निकाह करिए। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको ये नहीं कहता कि आपको फेरे लेने की जरूरत है, आप निकाह ही करिएगा, लेकिन आप किसी महिला के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में ये चीजें नहीं चलेगी। लोकतंत्र के नाम से, लोकतंत्र के नाम पर क्या खेलना चाहते हैं? क्या महिलाओं का अपमान चाहते हैं लोकतंत्र? ठीक है मौलाना अज़दी, आपने जो तमाम अलग अलग धर्मों के आपने एक अलग कानून की बात कही। जय भगवान गोयल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, कह रहे हिंदुओं का एक अलग कानून है, जो जैनी है उनका एक अलग कानून है, हिंदू जैनियों का कौन सा कानून है, शरीयत के जैसा कौन सा कानून? ऐसा है, सब धर्मों की पूजा पाठ करने की पद्धति अलग अलग है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर आज देश का जो भी मुसलमान समाज है उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान चलेगा संविधान से, हिंदुस्तान शरीयत से या कुरान से चलने वाला नहीं है। आज जो डिमांड्स आप लोग कर रहे हो इसलिए कर रहे हो कि आपको दूसरे को सम्मान देने की आदत नहीं है। आप जो माताएं बहनें जननी हैं, जिनके पेट से जन्म लेते हो, उनको आप क्या कहते हो? उनको नापाक कहते हो। जो औरत 9 महीने बच्चे को पेट में रख के जन्म देती है उसको इस्लाम नापाक कहता है, उसको अपनी मत जाइए, ये आपका विषय नहीं है। बिल्कुल विषय है, बिल्कुल विषय है। आप यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी को उसका अधिकार बताइए मौलाना अज़दी, धर्म कोई हो मगर उसे उसका जो हक है मिलना चाहिए। ठीक है गोयल जी, मौलाना अज़दी देश है जी, लोकतंत्र का मतलब ये मौलाना नहीं अज़दी, है मुसलमान अपनी मर्जी करेंगे, 3 शादियां करेंगे, ठीक है मौलाना अज़दी, आप ये कह रहे हैं कि जो शरीयत में कानून है आप उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहें। क्या शरीयत का जो कानून है उसमें महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता? क्या उनके कोई अधिकार नहीं है? इसलिए इस्लाम ने औरत को रुतबा दिया है, किसी मजहब ने नहीं दिया। वो हर चीज में बराबर का अधिकार रखती है। तभी आपने कहा कि अभी जो कुछ चुनिंदा महिलाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए यूसीसी लागू नहीं किया जा सकता। अपराजिता सारंगी, मैं आपके साथ में बीजेपी सांसद होने के नाते नहीं, एक महिला होने के नाते ये सवाल करना चाहती हूं। मौलाना अज़दी की बात कि कुछ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यूसीसी लागू नहीं किया जा सकता, चाहे बात उनके सम्मान के पक्ष में कही गई शब्दों को लेकर हो या फिर उनके अधिकारों को लेकर हो, एक महिला होने के नाते क्या कहेंगी? मौलाना जी की बात सुनकर हैरान हूं। आज के दिन वर्तमान में भी हमारे देश में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। बड़ा दुख हो रहा है इनकी बातों को सुनकर। देखिए, ऐसा है कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हम एक देश और एक विधान की बात करेंगे, 1 नेशन 1 लॉ। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारा 44 धारा है, संविधान के 44 धारा के अंतर्गत हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही है। संविधान ने कहा है और यह देश संविधान के द्वारा परिचालित होता है।
और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जो 135 करोड़ भारतीय, ये संविधान के द्वारा परिचालित होंगे और संविधान के नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। अगर मैं यह कहूं तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और मुझे लगता है कि आर्टिकल 21 धारा क्या कहती है? लिबर्टी की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है, समानता की बात। समानता हमारा अधिकार है, महिला हो या पुरुष हो। और मुझे लगता है, देखिए, मैं महिला हूं, सांसद हूं, और मैं जानती हूं कि यह कितना जरूरी है। धन्यवाद देना चाहूंगी धामी साहब को। उत्तराखंड ने अब इसे लागू करने का फैसला कर लिया। और बड़ी बात यह है, आज हम सब ने धामी साहब को सुना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि विधि विशेषज्ञों को और स्टेक होल्डर्स को लेकर हम बातचीत करेंगे, और जब जो कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी उसके अनुसार हम इसे कार्यान्वयन इसका करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है अपराजिता जी। लेकिन इसका ये जो हमने देखा भी है कि चाहे बात गोवा की हो, चाहे बात उत्तराखंड की हो, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जो तस्वीर नजर आई, और अब तो देश भर के कई राज्यों से भी नजर आई है। वही अगर बात हम आज करें कि आज आपने देखा भी कि राज ठाकरे ने भी ये बात कही थी, लेकिन अफसर अली वारसी इस समय मेरे साथ में कांग्रेस की तरफ से है। अफसर अली वारसी, कांग्रेस यूसीसी को लेकर आखिर क्या सोचती है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस ये सोचती है कि जिसका जो हक है उस तक पहुंचे। और रही सिविल कोड लागू होने की बात, ये लागू तो कर चुके हैं। ये अब इस पे बहस करने से क्या फायदा? ये तो लागू कर चुके हैं। ये तो यहाँ एक दिखावा हो रहा है, खामोखा में बहस। इन्हें जो करना है वो तो करके रहेंगे। केंद्र सरकार के अंडर में जितने भी मुद्दे आ रहे हैं वो पहले लागू कर देते हैं, बाद में उसे पे बहस की जाती है। पहले लागू हो चुका होता है, अब इसमें बहस से। तो इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है अफसर अली वारसी? आप समर्थन में है या विरोध में? मैं इसमें विरोध में हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैं इसमें विरोध में हूँ। बिल्कुल, आप विरोध में रहेंगे भाई। 70 साल देश के खून पसीने की कमाई अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर इनके ऊपर उठाते रहे। भगवान जी बता दो तुझे कितना पैसा उठाते रहे। आज भी 4700 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक नाम के ऊपर देश के हिंदुओं की यात्रा पे की कमाई 8 करोड़ रुपया 8 करोड़ 2.5 लाख अमरनाथ की यात्रा पर आप खर्च जो हज पर जाते हैं उनका क्या बजट होता है? मौलाना अज़ीम, 22 लाख हिंदू मौलाना अज़ीम कई कार्यक्रम आप ठीक है मौलाना अज़ीम, अगर आप रुपए की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका 30 से 35% जो फायदा है वो अल्पसंख्यकों को होता है। ऐसी कई योजनाएं, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अफसर अली वारसी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अफसर अली वारसी, मैं अफसर अली वारसी, मैं पवन राव अम्बेडकर का रुख करूं, लेकिन जरा आप ये बता दीजिए, आपने कहा कि विरोध में है, विरोध करने की मुख्य 2 वजह क्या है आपके लिए? अभी मौलाना साहब ने कहा था कि जो हमारे शरिया कानून है हम उन्हें फॉलो करेंगे। नहीं तो उन्हें तो संविधान की भी बात कही थी, फॉलो करेंगे। उन्होंने संविधान की भी बात कही थी। वाले कौन होते हैं? संविधान ने ये अधिकार हमें दिया है, हमें संविधान ने ही अधिकार दिया हमें ये कि हम अपने शरिया कानून को फॉलो करेंगे। हम शरिया कानून के खिलाफ क्यों जाएंगे? आपको जो करना करिए, आप तो करके रहेंगे, काम करिए ना। आपको कौन रोक सकता है? अफसर अली वारसी, तो देश शरिया से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? शरिया कानून में तो टीवी पे आना भी गुनाह है। कैमरा बंद कर दीजिए और सो जाइए। कैसी बातें करिए? थोड़ी ना शरिया आप मानेंगे चलेगा कि मैं शरिया मानूंगा भी जहां मुझे फीजिबल है, जहां मुझे नहीं मजा आता, आनंद नहीं आता, वहां मैं नहीं मानूंगा। और ये अफसर आलम, आप ये कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, मुस्लिम होने के नाते बोल रहे हैं? ठीक है, पवन राव अम्बेडकर का भी मैं रुख करती हूँ जी। पार्टी की तरफ से रख रहा हूं। तो पार्टी का तो ये कोई स्टैंड नहीं कहता कांग्रेस का। नैना जी कहता है, इनके प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी
लाल किले पे 15 अगस्त में खड़े और खुलेआम कहे हैं जितने सरकारी सुविधाएं हैं उनके ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। ये प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी ने लाल किले से कहा था। इनका तो हक है। भगवान जी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, रिकॉर्डिंग है, दिखाइए टीवी को, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है। निकाल लो रिकॉर्डिंग, कैसे कर रहा है पवन राव जी, पवन राव जी रिकॉर्डिंग दिखाइए ना। ठीक है पवन राव जी, ठीक है आपको दिखा देंगे बिल्कुल, नैना जी ठीक है शिवम त्याग, ठीक है शिवम त्याग, मौलाना जी, मौलाना नैना जी, नैना जी, पवन राव अंबेडकर, आखिर एआईएमआईएम क्या कहती है? एआईएमआईएम का रुख क्या है यूसीसी को लेकर? नहीं, काफी देर से जो चर्चा चल रही है वो बिल्कुल तर्कहीन है जी। बिल्कुल मैं चाहती हूँ आप उसे एक तर्क के साथ में एक दिशा दें। अब मैं तर्क पर दिशा देता हूँ कि इस देश में यूसीसी का आधार क्या होगा। सबसे पहले तो ये बात होगी, अभी असम के मुख्यमंत्री जी ने जो है महिलाओं को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया मुस्लिम बेटियों की सुरक्षा का। तो मुस्लिम बेटियों की बड़ी सुरक्षा याद आ रही है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा याद आ रही। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, देखिए ये देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये आप फोटो देखिए और इसमें लिखा क्या है, कार्टून पब्लिश्ड ऑन मार्च 18, 1949 इन द ट्रिब्यून ड्यूरिंग द हिंदू कोड बिल डिबेट्स इन इंडियन पार्लियामेंट ड्रॉन बाय द कार्टूनिस्ट बी वर्मा, डॉक्टर अंबेडकर सेविंग हिंदू वुमेन द ग्रिप ऑफ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। अगला जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ये कार्टून देखिए। लेकिन पवन राव, पवन राव आप सुन लीजिए, नहीं कार्टून के साथ अब आप सुन लीजिए जी, बिल्कुल नहीं पवन राव, लेकिन ये भी बात कही गई कि एक रूपता देने के लिए जो भेदभाव है उसे खत्म करने के लिए अगर एक प्रधान एक विधान है तो एक संविधान क्यों नहीं? आप सुनिए तो मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, सुनिए। हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो रही, 1955 की बात हो रही है। 3 शादियों को लेकर के बात हो रही है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 17 क्या कहता है? बाइगेमी को लेकर के पनिशमेंट है। सेक्शन 494, सेक्शन 495 आईपीसी बाइगेमी के लिए पनिशमेंट है। आप मुझे बताइए कितने हिंदू इस देश में हैं जो 2-3 शादी करके घूम रहे हैं? क्या कोई कानून बनाया गया? पहली बात। दूसरी बात है जी, आप 1903 में यानी कि पवन राव सुनिए, ठीक है पवन राव मेरी बात तो सुनिए। यानी मैं इसको क्या इस तरह से समझूं कि एआईएमआईएम और पवन राव अंबेडकर जो हैं वो सीधे यूसीसी के विरोध में हैं? विरोध नहीं, लॉजिकल बात कह रहा हूं। आप तो मैं समर्थन या ये तो बताइए, समर्थन या फिर विरोध में ये तो बताइए। यूसीसी फिजिबल है या नहीं है? जब इसका ड्राफ्ट उस तरह से नजर आएगा। शिवम नहीं, आप इसको किस तरीके से समझ सकती है नैना जी? आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अपने नाम के पीछे अंबेडकर लगाने वाले जो व्यक्ति यहां पर हैं वो अंबेडकर जी क्या कहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस बात को नहीं मानते। अब चुप रहिए ना, मैं सुना देता हूं। बी.आर. अंबेडकर said while formulating the constitution had said a UCC is a desirable but for the moment it should be remain voluntary। यानी कि वो कहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि यूसीसी होना चाहिए लेकिन अभी इस समय के लिए पर्टिकुलरली वॉलंटरी होना चाहिए। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बी.आर. अंबेडकर ये कहते थे और यहां अंबेडकर कहते हैं मुझे यूसीसी नहीं चाहिए क्योंकि अंबेडकर के पीछे एआईएमआईएम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रवक्ता है ना। तो जो नाम लिखा, अब ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सुना ना आपको शालीनता से, तो सुन लीजिए। अरे आप, मैं सुनूंगा आपको या तो सुनिए ना। तो जब बी.आर. अंबेडकर फिर चिल्लाना शुरू, मतलब जो बी.आर. अंबेडकर कहते थे वो पवन राव अंबेडकर उस बात को नहीं मानते। अब आगे आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत सारे हिंदू हैं 2 या 3 शादियां करके घूम रहे। मैं कहता हूं ये तो और भी अच्छी बात है, वो भी नहीं कर पाएंगे। आने दीजिए ना, ड्राफ्ट आने दीजिए, बातें होने दीजिए, चीजों को डिस्कस होने दीजिए। आपको इतना डर कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं है पवन राव अंबेडकर जी के 2-3 शादियां आपने भी की हुई है? क्योंकि आप भी एआईएमआईएम के प्रवक्ता है ना। नहीं, और सुनिए, आपने कहा ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है, वहां पर शादी और तलाक के जो पेपर्स है वो सेम है, हिंदू मुस्लिम सिख सब के लिए बराबर है। वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। नैना जी, इनकी प्रॉब्लम यही है कि इनको लगातार बोलते, हाँ हिम्मत है,
सुनिए, हाँ हिम्मत है, हाँ हिम्मत है, और यही सरकार लेकर आएगी, हिम्मत है। और पवन राव अंबेडकर आप भी उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा होंगे, हिम्मत है और आएगा। लेके आइए तब यूसीसी। अरे आएगा भाई, आ रहा है। गोयल साहब और शिवम एक सेकेंड, और गोयल साहब, पवन राव अंबेडकर, आपने सारी बातें की, आपने अपने तर्क रखे, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि आखिर पवन राव अंबेडकर समर्थन अगर करते हैं तो वजह क्या, विरोध करते हैं तो वजह क्या, समर्थन करते हैं या नहीं यूसीसी का? आप मेरा सुन तो लीजिए, आप इतनी, मुझे एक बात बताइए, इतना भाई कार्यक्रम की समय सीमा होती है पवन राव। आप लॉजिकली सुनिए, जब तक इस देश में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक यूसीसी की कोई वैल्यू नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाने का काम किया। हिंदू कोड बिल बनाने के लिए किस लोगों ने विरोध किया था? ठीक है, तो जब लागू होगा, जब यूसीसी को लेकर जो भी बातें सामने आएंगी उनके समर्थन में है। अभी जो प्रारूप नजर आता है, जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, इस देश में कुरीतियां दूर नहीं होंगी। हिंदू कुरीतियां दूर करने के लिए ही यूसीसी है, कुरीतियां दूर करने के लिए ही तो यूसीसी है। जब तक सोशल पवन राव अंबेडकर पढ़ना चाहिए था आपको, यही बात अब आपने कही, ही उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। यूसीसी का मकसद कुछ और है। अच्छा, क्या मकसद है पवन राव, आप बताइए क्या मकसद है? यूसीसी का मकसद कुछ और दिखाया जा रहा है। जब तक आपका नहीं, क्या मकसद है ये बताइए ना, क्योंकि अभी तक इस देश को तो मकसद पता नहीं है। मुझे लगता है शायद बीजेपी के लोगों को भी नहीं पता। शिवम साहब, आप तो आपके सूत्र इतने शानदार है कि बीजेपी मतलब यूसीसी का मकसद क्या है, आप बता दीजिए। ठीक है पवन राव, क्या मकसद है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध पवन राव, अच्छा मकसद क्या है? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आइए, मकसद क्या है बताइए, क्या मकसद है यूनिफॉर्म सिविल कोड? इस देश में क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है पूरे देश में, हर एक नागरिक पर बराबर हैं। तो आप उसे मानते कहां हैं? रेवेन्यू कोड की अगर बात करेंगे, चाहे उत्तर ठीक है, अपराजिता सारंगी, भाई जो मकसद है वो स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार या बीजेपी जो है लोगों को एक तरह से बरगला रही है, और ये जो कानून है वो कुरीतियां दूर नहीं करेगा, ये कह रहे हैं पवन राव अंबेडकर। नो, आर्टिकल 371। देखिए, मैं आप सबको शाहबानो केस की तरफ ले जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, जब राजीव गांधी जी यहाँ प्रधानमंत्री थे तो शाहबानो केस हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला दिया तो 2 लाइनें कही थी, वो आप सबके समक्ष में उपस्थापित करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में है, जरा सुनेंगे। A common civil code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies. ये सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से शाहबानो के केस में आया था, और हम जब भी यूसीसी की बात करते हैं, शाहबानो के साथ जो अपराध किया गया, जो अन्याय किया गया, तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस की राजीव गांधी जी ने 1986 किया। कितने दुख की बात है, मुसलमान बहनों के जो अधिकार थे उन्हें और संकुचित कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से। पूरे देश में मुसलमानों ने हंगामा किया, होना चाहिए ना होना लेकिन चाहिए, इस पर वाद विवाद। ठीक है, इसका जवाब मुझे लगता है अफसर अली ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। अफसर अली, 1985 का मामला था शाहबानो का, लेकिन आप ये समझिए तब से लेकर अभी तक कितनी शाहबानो है, और इसका जो अपराजिता जी कह रही हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? मैम, मैं यही कह रहा हूँ, सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट में कितने लोगों ने 1985 में जाने की क्या जरूरत है? नहीं, इतना पुराने जाने की क्या जरूरत है यूसीसी के लिए? जी, इन्हें तो विरोध करना किसी भी ठीक है। अफसर अली जी, अफसर अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद अफसर अली तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मौलाना साहब, जिस तरह से ये पूरी बहस जा रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि आखिर यूसीसी को लेकर आपको शिकायत किस तरह की है? क्या, सुनिए, क्या ये जो यूसीसी है ये मुस्लिम महिलाओं को और भी ज्यादा ताकत देता है, आजादी देता है, उन्हें स्वावलंबी बनाता है, उन्हें एक तरह से ये कहा जाए कि बराबरी का मौका देता है, सुरक्षा का भाव देता है, तब भी क्या दिक्कत है?
नैना जी सुनेंगी? जी बिल्कुल। मैं कहता हूं 70 वर्षों से नहीं 75 वर्षों से के साथ हमारे साथ अन्याय हुआ है। ना हमारी महिलाओं को सुरक्षित किया आपने, ना उनको रोजगार दिया, ना तालीम की तरफ तवज्जो तभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए अज़ी साहब, आधे से ज्यादा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। जो 2014 का चुनाव रहा, 2019 का, हलाला की बात हो, 3 तलाक की बात हो, तब भी अप्रूवल मिले कॉलेज बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमें अप्रूवल मिला, हमें स्कूल बनाने के लिए, शिक्षा देने के लिए जगह मिली क्या? मिली। कितने स्कूल है हमारे? अगर मदरसों की अभी लिस्ट निकालेंगे ना मौलाना साहब, मौलाना साहब अगर अभी मदरसों की लिस्ट निकलेगी ना तो वो लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। आप स्कूलों की बात करते हैं, जाती है उसके अंदर नैना जी मदरसों का दर्द बहुत बताइए, घर से बाहर निकलने नहीं देते, ठीक है, महिलाओं को निकलने नहीं देते, निकाल देते। कैसे आ गई कैसे जाएंगी? बात कर रहे हो? महिलाओं को हरियाणा में नहीं निकलने देते, आप यूपी में निकलने देते। सिर्फ बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री समझा हुआ सती प्रथा अभी महिलाओं के साथ जो कितने मामले हैं, कितने मामले जरा बताइए। अगर आपको शिकायत इस तरह की लगती है, इस तरह की अगर शिकायतें लगती है, बिल्कुल मौलाना साहब, मैं तो बोल रही हूँ यहाँ पर आप बताइए महिलाओं को अधिकार तो दो पहले, फिर लाना सिविल कोर्ट को, महिलाओं को अधिकार देते, मौलाना साहब, अधिकार देने की, उनको नौकरियां नहीं देते, उनको रोजगार नहीं देते, उनको शिक्षित नहीं करने देते आप लोग। अच्छा नैना जी ये कहते हैं कि मुस्लिमों को स्कूल नहीं देते, अब क्या मुस्लिमों के बच्चों को हवाई जहाज में बैठकर शिक्षा दें? हिंदू भी उसी स्कूल में है, मुस्लिम भी इसी स्कूल में है, सिख ईसाई भी इसी स्कूल में है, नैना जी भी उसी स्कूल में पढ़ी होंगी, और गलती से अगर आप स्कूल गए हैं तो आप भी वहीं पढ़ेंगे, अलग से थोड़ी ना आपको कुछ दे देंगे। और दूसरी बात सुनिए, मतलब पर्दा हटाने के लिए तो कोर्ट में जाना पड़ रहा है, और जो कोर्ट उसका वर्डिक्ट दे रहा है उस जज को तो सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। ये कह रहे हैं हमें पढ़ाते नहीं, ये कह रहे हैं हमें पढ़ाते नहीं। और अब आता हूं शाहबानो केस पर। शाहबानो केस मिसाल क्यों है? इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा ने लिखी, और वो कहते हैं कि इस केस के बाद जिस तरीके से राजीव गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण पर निकल पड़े, उसके बाद इस देश ने जो परिणाम भुगते वो बहुत ही खतरनाक है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक महिला जो 70 साल प्लस की बीमार है, उसको 2000 रुपए नहीं दिए इन मुस्लिम और मुस्लिमों की जमात और खासतौर पर कांग्रेस ने। और ये कहते हैं इतना पीछे जाने की क्या जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, और वो ऐसे ही होगा, सब देते हैं, वो ऐसे ही होगा। हमारे दिया जाता है इस्लाम के तो फिर डर क्यों रहे हो? अगर देते हो तो आने दीजिए ना सिविल कोर्ट, आप नहीं देते, देने दीजिए, हम देते हैं। अगर देते हो तो आने दीजिए सिविल कोर्ट, आने दीजिए ना, आने दीजिए, आने दीजिए। अगर इतना ही दूध के धुले हो, इतने ही अच्छे हो तो आने दीजिए सिविल कोर्ट। मैं तो नहीं डर रहा। मौलाना जी, अगर आपने शिक्षा की बात की, ठीक है शिवम, मौलाना जी आप ही ने अभी बात कही, आपने कहा कि शिक्षा को लेकर जगह नहीं दी जाती। मुझे एक बात बताइए, खुद को दूसरों से अलग क्यों रखना चाहते हैं? यही तो बात है। कौन से ऐसे स्कूल हैं, कौन से ऐसे स्कूल हैं जहां पर अल्पसंख्यकों को या मुस्लिमों को पढ़ाई के लिए पाबंदी है? वापस भेज दिया जाता है, स्कूलों से नहीं पढ़ने देते, वजीफे दिए जाते हैं, जाते हैं, स्पेशल वजीफे दिए जाते हैं। कितना बजट है हमारा? जब भगवान जी भाग जाते हैं, अरे हुकूमत की हाथ में लाइए, निकलवाइए, हमें कहा जाते हैं, हमारा सारा अधिकार कर दिया। स्कूल में कितने मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, हमें लिस्ट दो, उन सारे स्कूलों को फीस वापस करेंगे केजरीवाल मुसलमान बच्चों के लिए। लेकिन गोयल साहब मौलाना अज़ी, लेकिन अगर आपको स्कूलों की इतनी शिकायत है, कभी आपने ये बात आगे रखी, लेकिन जब 3 शादियों की अगर बात कही जाती है, जब 3 शादियों की बात कही जाती है तो उस बात को रोक देते हैं। कौन कर रहा है आज के दौर में, महंगाई के दौर में? क्यों इसको अफवाह बना रखा है? अब तो डर है ना कानून का, अब तो जागरूकता का डर है। पवन राव कुछ कहना चाह रहे हैं, पवन राव अम्बेडकर। नैना जी, शिवम जी जो है थोड़ा सा और भी पढ़ाई करें। अच्छा, गुहा जी की बात कर रहे हैं ना, गुहा जी के भी स्टेटमेंट को और पढ़ लें। हिंदू कोड बिल के ड्यूरेशन, मैं बात कर रहा हूँ गुहा जी को किसके रेफरेंस में, मैं बात कर रहा हूँ उनको शाहबानो के रेफरेंस। पवन राव, ठीक है, ये बताइए अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? चलिए आप बता दीजिए। एक सेकंड शिवम, पवन राव, आप अपने पास फैक्ट लेकर बैठे
बैठे, जरा जो मौलाना असद कह रहे हैं, मौलाना अज़दी कह रहे हैं, जरा उनकी बातों को लेकर मैं आप चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। उनका कहना है कि भाई स्कूलों में पढ़ाई नहीं करने दी जाती, उन्हें जगह नहीं दी जाती, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है संविधान में। भारत में उनको कभी कुछ अच्छा दिया ही नहीं है। भारत ने आपको कभी अच्छा कुछ नहीं दिया ना। अधिकार हमें मिल नहीं रहा है, अधिकार तो संविधान ने हमें दिया है। अब मिल नहीं पा रहा है। ठीक है पवन कैसे मिलेगा? अरे भाई सुन तो लीजिए, 70 साल तो हो गए, नैना कैसे दे जी, दिया? बंच ऑफ थॉट्स, और एक दूसरी बिग बुक है वी और अवर नेशन वुड डिफाइन। उसमें 2 समुदाय हैं जिसको मैं, क्योंकि अब बात खुलेगी तो उसमें अनटचेबल्स की और मुस्लिम्स को लेकर के बात किस तरह से साजिश रची गई और इनको शिक्षा से वंचित रखने की बात कही गई है। आज आप मुझे बताइए, जो उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राइमरी पाठशालाएं चलती हैं उसमें कौन से बच्चे पढ़ते हैं? एससी और बीसी के अलावा कोई बच्चा नहीं जाता है। और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है वो आप देखिए। खिचड़ी के नाम पर बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। हम यही कह रहे हैं, इस देश में दोहरे मापदंड अपनाए गए हैं। यूसीसी की बात करते हैं, अब ये 3 शादियों की बात कर रहे हैं। शिवम जी आप बताइए, सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जिन लोगों ने 2 शादियां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ठीक है, शिवम से सवाल पूछे। शिवम प्लीज जल्दी से। मैं बड़ा सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको, अनटचेबिलिटी पे बड़ा बयान दे रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का पहला नाम क्या था? आप जो ये अंबेडकर नाम लगाए बैठे हैं, ये कहां से आया? और अनटचेबिलिटी की बात की ना, ये वो हिंदुस्तान है जिसमें वाल्मीकि जी को भी ऋषि माना जाता है और देश का हर तबका उनको पूछता है कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? कमाल की बात है। कोई अनटचेबिलिटी नहीं है सर, पढ़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर मुस्लिम पढ़ना चाहते हैं तो आगे आइए। अब आपको स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जाएगा। हर कोई केजरीवाल तो नहीं हो सकता कि मुस्लिम तो लंदन भेजूंगा आपको पढ़ने। ठीक है, अब लोग आगे आ रहे हैं, अब लोग आगे आ रहे हैं। अब वो अपने अधिकारों को लेकर जब लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष, इसीलिए शायद दिक्कत भी होती है। अफसर अली वारसी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ठीक है पवन, ठीक है पवन राव, लेकिन अफसर अली वारसी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, भाई मौलाना अज़दी कह रहे हैं कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। 70 सालों तक सरकार रही, उनको कोई अधिकार जो थे उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए गए, किसी तरह की सुविधा नहीं हुई। बड़े गंभीर आरोप लगे हैं आपकी पिछली सरकारों पर। मैं साफ कर दूं नैना जी, 75 साल का है। अपना नजरिया है। 75 साल कांग्रेस को मैं अपना नजरिया है। 75 साल कांग्रेस को नहीं बना रहा। ठीक है 75 साल सबसे ज्यादा वक्त रहे हैं जी। हमने 70 सालों में हमारी सरकार ने वो कर दिखाया जो एक इतिहास है। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुले हुए माहौल में जी रहे हैं, सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पे उंगली उठाने से पहले ये सब अपने गिरबान में झांकिए। 70 साल तक कांग्रेस ने ही इनके सर पर साया दिया है। मौलाना अज़दी नाराज है बहुत, मौलाना अज़दी नाराज है। कांग्रेस ना अरे सबकी बात कर रहे हैं, भारतीय नहीं कर रहे। लेकिन अभी नाराजगी तो आप ही जता रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं कह रहा हूं। सबने किया है। अफसर अली वारसी, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को स्कूलों की जगह नहीं दी गई, उनका स्कूल का शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया और सबसे खास बात सुरक्षा भी नहीं दी गई। बड़े नाराज है मौलाना अज़दी। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत आरोप है इनका, बेबुनियाद आरोप है। नहीं, आरोप सब पे लगा है मैंने, इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अरे आप डर क्यों रहे मौलाना अज़दी? आप डर क्यों रहे? मौलाना अज़दी डर क्यों रहे भाई? अभी अगर 75 सालों में बात रही, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल सबको कह रहा हूं मैं, केवल कांग्रेस को नहीं कह रहा मैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी है। ये बड़ा प्रेम नजर आ रहा है अफसर अली वारसी। असली चेहरा आ गया मुल्ला ही सामने आपका। देखिए कांग्रेस तो बहुत अच्छी थी, कांग्रेस सब कुछ कहती ठीक है, थी, माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट। अफसर अली वारसी शाहबानों को भी आप दिया है। नहीं, ये बड़ा सिलेक्टिव है, बड़ा सिलेक्टिव है मौलाना अरसी, आपका ये पूरा स्टैंड बहुत सिलेक्टिव है। अफसर अली वारसी की बात तो सुन लीजिए, अफसर अली वारसी की बात तो सुन लीजिए। देखिए, लड़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ लड़के क्या फायदा, किसी की कोई सुनने को राजी नहीं। बिल्कुल, इस कदर लड़ाई किस लिए हो रही है? कांग्रेस ने तो वो दिया है जो हम सोच नहीं सकते। आज एक खुले हुए
माहौल में जो सांस ले रहे हैं हिंदुस्तान में सब कांग्रेस की देन है। आप कांग्रेस पे उंगली उठाने से ठीक है, ठीक है। अफसर अली वारसी की पूरी बात आपको नहीं कह रहा हूं मैं अकेले, वो अपने गिरबान में झांकिए, आप कहते रहिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। और अगर चीखने चिल्लाने की राजनीति करनी है तो वो बड़ी अच्छी कर सकता हूं मैं, उससे कुछ हासिल नहीं है। किसी पे उंगली उठाने से पहले अभी जय भगवान जी, कांग्रेस ने जो है बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, कांग्रेस ने 1992 में जो है बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। मुसलमानों को जिस तरह से उन लोगों ने गोलियां चलवाने का काम किया है 1949 से लेकर के अब तक, कांग्रेस जिम्मेदार तो सारा ही सूबड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस कहां पक्ष रख रहे हो बीजेपी का, कर क्या रहे हो अलावा? अगर नफरत यार यहाँ बहस करने से पहले देखिए महंगाई कहाँ पहुंच गई है। पवन राव अम्बेडकर, पवन राव अम्बेडकर, देखिए आप ये बीच में ये मुद्दे लेकर आ गए। मौलाना अज़दी की बात आप यहाँ पर भी पूरी नहीं होने दे पा रहे, बताइए, नाराज हो जाएंगे भाई वो। अफसर अली वारसी ये तो बता दीजिए कि जिन अधिकारों की बात हो रही है, सबसे ज्यादा जो वर्ष रहा है केंद्र सरकार में कांग्रेस का रहा है, सबसे ज्यादा जो वक्त रहा है कांग्रेस का रहा है, यूपीए की सरकार का रहा है। आखिर इतने ज्यादा नाराजगी क्यों है मुस्लिम भाई आपसे? क्यों अधिकार नहीं दिए गए? कौन से अधिकार नहीं दिए? मौलाना अज़दी आप ही बता दीजिए। वारसी ये घुमा रही है नैना जी, मैं घुमा रही हूँ, मैं सीधे सीधे सवाल आप पहुंचा रही हूँ, बताइए जरा। देना चाहिए मौलाना अज़दी साहब, मौलाना साहब आपका सवाल मैं सीधे उन तक पहुंचा रही हूँ, बताइए, घुमा भी नहीं रही हूँ। हाँ, तो सबसे ज्यादा केंद्र सरकार, अच्छा, सबसे ज्यादा जो यूपीए में रहा है, सबसे ज्यादा भाई उनसे पूछेंगे सवाल, या फिर मैं जाके अभी केरल सरकार से पूछूं, मध्य प्रदेश में, या फिर आम आदमी पार्टी से पूछूं? किससे सवाल पूछूंगी मैं? ठीक है, अगर ठीक है आपको कांग्रेस से नाराजगी नहीं है ना, अपराजिता तो सांसद है, अपराजिता जी ठीक है, कांग्रेस से तो सारे जो भी नाराजगी है उससे नहीं है, लेकिन बीजेपी से जरूर हो सकती है। बीजेपी से तो है मौलाना अज़दी। अरे मैंने कहा था कि फिर एनर्जी आपने बात को, अरे भाई, अरे मैं कह रहा हूँ जो सत्ता पक्ष पार्टी रही, जो हमें सम्मान, सत्ता पक्ष अभी बीजेपी है, बीजेपी की सांसद अपराजिता है, कानूनी तौर पर जो मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। ठीक है, लेकिन आपका वो अधिकार गया कहाँ? अधिकार गया कहाँ? जरा पूछ तो लेते हैं बीजेपी सांसद से। महाराज क्या मिलना चाहिए? 3-3, 4-4 शादियां करके 15-15 पैदा कर रहे हो। पुलिस में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कहां से कहां ले जा रहे हो? बच्चों को स्कूलों में जाने नहीं देते, मदरसों में खुलेआम मारने का, किसने आपको रोका है बच्चों की शिक्षा के लिए? किसने आपको रोका है महिलाओं को घर से बाहर निकालने के लिए? क्या बात कर रहे हो? अरे हम प्यार करते हैं, आप कहाँ स्कूल बंद है? हमसे प्यार करते हैं, कहाँ स्कूल बंद है? रखते हैं आपसे, अगर बंद है करते हैं जी, सुनिए, हम आपसे प्यार करते हैं, प्यार का पैगाम बांटते हैं, हम भी प्यार करते हैं। आज अगर हिंदुस्तान में हर नागरिक को समान अधिकार देने की बात हो रही है, उसका विरोध क्यों? कौन कर रहा है विरोध? आप बहुत विरोध कर रहे हैं। समान धार्मिक लागू होने की बात मामलों में आप विरोध क्यों हो रहा है? चाहेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। धार्मिक मामला हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करेंगे, हमें मौलाना अज़दी धार्मिक भावना से ऊपर उठ गए। ठीक है, मौलाना अज़दी जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एक रूपता देने की बात है भाई, ऐसे नहीं गोयल साहब ऐसे नहीं, अज़दी साहब, बल्कि आप भेदभाव की बात करें, उसी को तो एक रूपता देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लेकिन अपराजिता, आखिर इतनी नाराजगी है, इसे कैसे इस नाराजगी को दूर करेंगे? अगर आगे जाकर अगर इसको लागू किया जाएगा तो ये एक रूपता या एकजुटता कैसे बनाई जाएगी? देखिए, हम अपराजिता सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। भरोसा नहीं है, लेकिन मौलाना साहब को भी भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आप सौभाग्य की बात करें, आप उज्ज्वला की बात करें, सारे कार्यक्रम सबके लिए उद्देश्य है। क्या हिंदू, क्या मध्य प्रदेश में एक मुसलमान बुरा समझ के एक हिंदू की जान ले ली? योजनाओं का
साबित कौन से लड़के हस्बैंड ने आपने और जितने ये सबका विकास सबके लिए ये कैसा सब विकास है? आपने एक को मार दिया बूढ़े आदमी को, इन्हें क्यों मार दिया गया वहाँ? मुझे ये सबका समझ में नहीं विकास आता है। है। देखिए इसीलिए तो कानून की बात होती है, इसीलिए कानून की बात होती है। मुझे लगता है सरकार उस पर एक्शन भी लेगी। देखिए अब समय की बाध्यता है, मुझे इस डिबेट को यहीं पर एंड करना होगा। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर एक रूपता नजर आती है तो एकजुटता कब नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी यूं ही बरकरार रहेगा, जो अभी नाराजगी नजर आती है। यहां रुकने एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।